नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन न्यूज पर लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका बुलेटिन करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारत इटली के बीच अब से थोड़ी देर में होगी द्विपक्षीय वार्ता। रोम में पीएम मोदी ने कोलोसियम का किया दौरा। साथ ही मेलोनी ने पीएम मोदी द्वारा दिए गिफ्ट को सोशल मीडिया पर किया शेयर। पीएम मोदी को कहा धन्यवाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विदेश यात्रा के दूसरे चरण में पहुंचे दक्षिण कोरिया। दोनों देशों के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान। जंग में अब तक 42 फाइटर जेट और ड्रोन नष्ट। ट्रंप के चीन दौरे के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन पहुंचे बीजिंग। जिनपिंग पुतिन की बैठक पर टिकी दुनिया भर की नजर। और उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी का दौर जारी। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश में तेज धूप और लू की आशंका। मौसम विभाग ने दी लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में बात विस्तार से। और बुलेटिन में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे की। तो इटली दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री आज इटली की अपनी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी और राष्ट्रपति सर्जियो मट्रेला से मुलाकात करेंगे। इस दौरान भारत इटली सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर भी चर्चा होगी। बैठक में आर्थिक सहयोग, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा, विनिर्माण, मोबिलिटी, इनोवेशन और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा दोनों नेता इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी चर्चा करेंगे। आज रोम में भारत इटली के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी होगी और दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। इटली दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को खास मेलोडी टॉफी गिफ्ट की है। जॉर्जिया मेलोनी ने इस खास गिफ्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा। मेलोनी ने इस पोस्ट में लिखा, Thank you for the gift. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melt. Prime Minister. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली यात्रा के पहले दिन वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने कई अहम विषयों पर अपने विचार साझा किए। मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर जानकारी भी साझा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ डिनर करने और ऐतिहासिक कोलोसियम का दौरा करने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि आज होने वाली औपचारिक वार्ता में भारत इटली मित्रता को और मजबूत करने के रास्तों पर चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी। पीएम मोदी ने इस मुलाकात को भारत और इटली के रिश्तों को नई मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी समकक्ष इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ मशहूर कोलोसियम का भी दौरा किया। इस दौरान मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत इटली संबंधों पर संयुक्त रूप से लिखे अपने महत्वपूर्ण आलेख में दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य की वैश्विक व्यवस्था का अहम आधार बताया है।
बीते वर्षों में रिश्तों में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है, ये बात इसमें कही गई। साथ ही ये भी कहा कि रणनीतिक रूप से भी संबंध जो है वो मजबूत हुए हैं और ये साझेदारी लगातार आगे बढ़ रही है। नए और अधिक व्यापक स्तर पर संबंध पहुंचे हैं दोनों देशों के। 21वीं सदी में पूरी क्षमता से नवाचार बेहद जरूरी बताया गया। आगे भी तकनीकी रणनीतिक रूप से मजबूत देश आगे बढ़ेंगे। लगातार एक दूसरे के साथ मिलकर द्विपक्षीय संबंधों को गहरा बनाने का भी संकल्प लिया गया। तो वहीं भारत के स्टार्टअप और इटली की इंडस्ट्री ताकत आपस में मिलकर काम करेंगी। व्यापार को अगले स्तर तक ले जाना है। इटली की कंपनियां मेक इन इंडिया से जुड़ रही हैं। आत्मनिर्भर भारत से भी इटली की कंपनियां जुड़ रही हैं और व्यापार का लक्ष्य दोनों के बीच में 2029 तक 20 बिलियन यूरो से ज्यादा का रखा गया है। इसके साथ ही मेक इन इंडिया और मेड इन इटली का मेल एक दूसरे के यहाँ तेजी से निवेश कर रही हैं कंपनियां और दोनों तरफ 1000 से ज्यादा कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं और इससे कहीं ना कहीं जो सप्लाई चेन है और इंडस्ट्री कनेक्शन है वो भी और मजबूत होंगे। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई टेक्नोलॉजी पर खास साझेदारी दोनों देशों के बीच। इंसानों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोकतंत्र के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। ग्लोबल साउथ के विकासशील देशों को एआई का लाभ मिले। आईएमईसी भविष्य का बड़ा प्रोजेक्ट और साथ ही ट्रांसपोर्ट, ऊर्जा, डाटा, नेटवर्क और सप्लाई चेन भी इससे जुड़ेगी। और वहीं इससे पहले अगर बीते कल की बात करें तो बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली पहुंचने पर रोम में भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री का अभिनंदन बेहद गर्मजोशी से किया। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भारतवंशी जमा हुए। पीएम के अभिनंदन में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। तो ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं जब बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचे थे तो वहां पर किस तरीके से गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। और ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतवंशी वहां पर उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए और जोरदार स्वागत। इसके साथ ही जो दूसरी और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जो भारत की जो संस्कृति है, जो सांस्कृतिक झलक है, वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है और एक मिनी भारत भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि हमारे देश की जो अलग अलग राज्यों की जो झलक है वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आती है। और चौथी तस्वीर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ हिलाकर वहां पर जो भारतवंशी पहुंचे तो उन सभी का अभिवादन स्वीकार किया है। तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिसकी हमने कई सारी तस्वीरें भी आपको दिखाई, क्योंकि गर्मजोशी के साथ ही स्वागत और साथ ही कलाकारों जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने कथक, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम जैसी जो रंगारंग प्रस्तुतियां थी वो भी वहां पर प्रेजेंट करी प्रधानमंत्री के आगे। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर जो प्रवासी भारतीय हैं वो भी काफी उत्साहित नजर आए। और वही भारत माता की जय, जय हिंद। और हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करते हैं। नरेंद्र मोदी ने हम सभी को टाइम दिया, सभी से मिले हैं, सभी से प्यार से बात किया, उसके लिए हम उनका दिल से अभिनंदन करना चाहते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हम सबको बहुत अच्छे से प्यार से बुलाया तो हमें बहुत अच्छा लगा। जो हमारे भगवान वाल्मीकि जी की इधर मूर्ति स्थापना की है, मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बीच में पाकर कैसा लग रहा है अभी? ज्यादा अच्छा लगा, इतनी दूर से हम लोग आए थे, उनको देख के सफल हो गया हमारा आना। जहाँ हर एक बंदे से हाथ मिलाया उन्होंने, एक प्राइम मिनिस्टर का एक हर एक बंदे के छोटे बड़े से हाथ मिलाना बहुत बड़ी बात होती है। जो विदेशों में जो सम्मान जो एक एनआरआई को नहीं मिल पाता था, आज जो एक एनआरआई के जो सामने जो है जो किसी को भी हाथ करते हुए 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि एक मजबूत सरकार है देश में और इसी के कारण जो है यहाँ विदेशों में जो हिंदुस्तानी आदमी का जो है सम्मान है। प्रधानमंत्री के कारण ही आज भारतवंशियों की पूरी दुनिया में एक पहचान है और भारत का जो नाम है वो पूरे सम्मान से लिया जाता है। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, रोम, इटली। तो भारत और इटली द्विपक्षीय संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। आखिर क्यों है भारत इटली संबंध बेहद अहम, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। बीते कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा देखने को मिली है। इस दौरान दोनों सरकारों ने द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर बेहद सक्रियता दिखाई है। पीएम मोदी अपने यूरोपीय दौरे के अंतिम चरण में इतालवी प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर इटली की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा कर रहे हैं।
बीते कुछ समय में दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। 2024 में भारत और इटली ने ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 की घोषणा की थी, जिसके बाद दोनों पक्ष इस एक्शन प्लान को लागू करने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इस एक्शन प्लान में आर्थिक से लेकर रक्षा क्षेत्र और राजनीतिक संवाद से लेकर कनेक्टिविटी के मुद्दों को ध्यान में रखा गया है। इस विशेष एक्शन प्लान में भारत इटली के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने, स्वच्छ ऊर्जा, नवाचार, अंतरिक्ष, प्रवासन और गतिशीलता, पर्यटन और नागरिकों के बीच आपसी संबंधों की मजबूती तक तमाम अहम विषय शामिल हैं। 2023 में भारत इटली ने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई थी। पिछले कुछ समय में दोनों देशों के बीच विभिन्न द्विपक्षीय और वैश्विक मंचों पर शीर्ष नेताओं के बीच नियमित संवाद देखने को मिला है। इटली यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2025 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 14.25 अरब यूरो तक पहुंच गया, जिसमें भारत का निर्यात करीब 8.55 अरब यूरो था और इटली से भारत का आयात 5.7 अरब यूरो दर्ज किया गया। दोनों देशों के बीच सेवाओं का व्यापार 2025 में 1.33 अरब यूरो रहा। दोनों देशों ने 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इटली ने अपनी वैश्विक व्यापार रणनीति के तहत भारत को प्राथमिकता वाले देशों में से एक के रूप में मान्यता दी है। साथ ही इटली भारत के नेतृत्व वाली कई बहुपक्षीय पहलों का भी हिस्सा बन चुका है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI और हिंद प्रशांत महासागर पहल IPOI शामिल हैं। साथ ही इटली भारत के साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का भी संस्थापक सदस्य है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की इटली की यात्रा दोनों देशों के बीच जारी सहयोग को नई गति प्रदान करेगी। PM मोदी का यह दौरा दोनों देशों के बहुआयामी रिश्तों को और अधिक मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। और चलिए कुछ खास तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इटली के दौरे पर हैं, जहां पर वो द्विपक्षीय मुलाकात करते हुए भी नजर आए। Onori al primo ministro dell'India. Onori al primo ministro dell'India. Onori al primo ministro dell'India.
primo ministro dell'India. Onori al primo ministro dell'India. तो अब से कुछ देर पहले की ये खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अब अंतिम पड़ाव में इटली में मौजूद हैं, जहां वो राष्ट्रपति सर्जियो मट्रेला से उन्होंने मुलाकात की है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से भारत और इटली की जो रणनीतिक साझेदारी है उसमें एक नया अध्याय भी लिखा जा रहा है। और तो जहां एक नया अध्याय लिखा जा रहा है दोनों देशों के बीच में एक नई साझेदारी का, वहीं दोनों नेताओं ने कई सारे वैश्विक मुद्दों को लेकर आपस में चर्चा भी की है। तो इस दौरान सीधे तौर पर भारत इटली सहयोग को बढ़ावा देने के जो तरीके हैं उन पर चर्चा। बैठक में आर्थिक सहयोग, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा विनिर्माण, मोबिलिटी, इनोवेशन और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब ये बैठक हुई। Onori al primo ministro dell'India. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली की यात्रा का आज ये दूसरा दिन है और दूसरे दिन कई द्विपक्षीय मुलाकातें, जहां दोनों नेताओं ने विभिन्न मुद्दों को लेकर आपस में चर्चा की है। राष्ट्रपति सर्जियो मट्रेला से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए, जिसकी कई सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो प्रधानमंत्री इस समय इटली के दौरे पर है, जहां इससे पहले अगर हम देखें तो इटली का और भारत का जो आपसी संबंध है वो भी काफ़ी मजबूत है। और प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद में ये जो संबंध है, जो रणनीतिक साझेदारी है, वो और भी ज़्यादा मजबूत होती हुई नज़र कहीं ना कहीं आ रही है। क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो दोनों ही नेताओं की तरफ से, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं मेलोनी, उनकी तरफ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ एक लेख लिखा था और उस लेख में सीधे तौर पर 20 वर्षों के जो रिश्ते हैं भारत और इटली के, उनका जिक्र किया गया था। ये भी कहा गया कि रणनीतिक रूप से जो इटली और भारत के संबंध है वो मजबूत हुए हैं और लगातार जो ये साझेदारी है वो भी आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि 21वीं सदी में पूरी क्षमता से दोनों देशों के बीच जो नवाचार है वो बेहद ज़रूरी है। जो तकनीकी हैं वो आगे बढ़ेंगे एक दूसरे के साथ मिलकर और रणनीतिक रूप से दोनों देश और मजबूत होंगे। 20 सालों का जो रिश्ता है उसका जिक्र किया गया। भारत के स्टार्टअप्स और साथ ही जो इटली की इंडस्ट्री ताकत है, ये दोनों जब एक साथ आएंगी तो दोनों देश आगे जाएंगे, व्यापार को अगले स्तर पर ये लेकर जाएंगे। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। शरद पवार ने कहा कि भले ही उनकी राजनीतिक सोच नरेंद्र मोदी से अलग हो, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री के रूप में वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब भी राष्ट्रीय हित में सामूहिक रूप से काम करने का अवसर मिले, सभी को एक साझा उद्देश्य के साथ आगे आना चाहिए और देश की प्रतिष्ठा मजबूत करने में योगदान देना चाहिए।
इसके साथ ही शरद पवार ने कहा कि भारत की प्रतिष्ठा को बचाने की बात आए तो राजनीतिक मतभेद आड़े नहीं आना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में देश के सम्मान को बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। पीएम मोदी भारत के बाहर देश की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। हमारी राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन जब बात राष्ट्र के सम्मान की हो तब राजनीतिक मतभेदों को बीच में नहीं लाना चाहिए। वहीं दक्षिण कोरिया के दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में अपने समकक्ष ऑन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और कोरिया गणराज्य के बीच रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और गहरा करने के उपायों पर विस्तृत चर्चा की। इस वार्ता में क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और उन्नत तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया गया। इस अवसर पर भारत और कोरिया गणराज्य के बीच रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने से जुड़े महत्वपूर्ण समझौतों पर आदान प्रदान हुआ। ये समझौते भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय और कोरिया गणराज्य के कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के बीच संपन्न हुए। इन समझौतों का उद्देश्य साइबर सुरक्षा, रणनीतिक अध्ययन, सैन्य शिक्षा और रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना है। माना जा रहा है कि इससे दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को नई गति मिलेगी और भविष्य में तकनीकी तथा सामरिक साझेदारी और अधिक मजबूत होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में चल रही विश्व स्वास्थ्य सभा को संबोधित किया और इस असेंबली के दौरान जेपी नड्डा ने नेपाल, भूटान और केन्या के स्वास्थ्य मंत्रियों से मुलाकात की। इस खास मुलाकात में जेपी नड्डा ने मानसिक स्वास्थ्य, दवाएं, क्षमता निर्माण और स्वास्थ्य पेशेवरों के कौशल विकास और डिजिटल स्वास्थ्य जैसे विषयों पर सार्थक चर्चा की, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी लोगों तक किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत जनगणना के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह सरकार का नीतिगत फैसला है और इसमें कोर्ट दखल नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई थी कि जनगणना में जाति आधारित गणना को शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसका दुरुपयोग हो सकता है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि जनगणना जाति आधारित हो या नहीं, ये सरकार का नीतिगत फैसला है। सरकार को ये जानने का अधिकार है कि देश में पिछड़ी जातियों की संख्या कितनी है। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार पिछड़ी जातियों की गणना नहीं करेगी तो उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करना मुश्किल होगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं कान फिल्म फेस्टिवल से जुड़ी खबरें। तो कान फिल्म फेस्टिवल को अक्सर फिल्मों, ग्लैमर और रेड कारपेट के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा बिजनेस इंजन भी चलता है जो वैश्विक फिल्म उद्योग को पूरा आकार देखता है। आप देखिए ये रिपोर्ट और इसी के साथ मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कान फेस्टिवल के साथ ही चलता है मार्शे डू फिल्म या फिल्म मार्केट, जो दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म मार्केट है। यहाँ हर घंटे फिल्में बेची जाती हैं। प्रोड्यूसर्स, सेल्स एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और स्ट्रीमर्स नए प्रोजेक्ट्स के लिए डील करते हैं। सालाना औसतन 12,000 से ज्यादा फिल्म प्रोफेशनल्स और 4,000 से ज्यादा फिल्में और प्रोजेक्ट्स इस मार्केट का हिस्सा होती हैं। इस साल ये संख्या और बढ़कर 16,000 प्रोफेशनल्स और 140 से ज्यादा देशों तक पहुंच गई है। एक फिल्म डील का साइज 3 मिलियन यूरो से लेकर 25 मिलियन यूरो तक होता है।
वितरण और प्री सेल्स में अरबों डॉलर के सौदे होते हैं। अगले 2 से 3 वर्षों के लिए वैश्विक फिल्म व्यापार यहीं पर तय होता है। फेस्टिवल के दौरान होटल की कीमतें 3 से 5 गुना बढ़ जाती हैं। अपार्टमेंट्स को 2 हफ्तों के लिए 10,000 यूरो से 1 लाख यूरो तक किराए पर दिया जाता है। याट्स को फ्लोटिंग ऑफिस और पार्टी वेन्यू में बदल दिया जाता है। रेस्टोरेंट्स, ड्राइवर और इवेंट क्रू पूरी क्षमता से काम करते हैं। अमूमन 2 हफ्तों में कान शहर की अर्थव्यवस्था को 200 से 300 यूरो मिलियन का डायरेक्ट बूस्ट मिलता है। लगभग 20,000 से 30,000 अस्थायी नौकरियां बनती हैं। शहर के लिए ये 2 हफ्ते कई महीनों के पर्यटन राजस्व के बराबर होते हैं। There is a huge demand during a film festival because it's an international congress with 25,000 people. So all the city center of Cannes is completely full. People start to book in January. So almost all the hotels are booked from February or March. And last minute, of course, will cost more money for the people who take their travel in last minute, but very few accommodation are free during film festival. कान में लग्जरी ब्रांड्स सिर्फ विज्ञापन नहीं करते, वे होस्ट करते हैं, फिल्म स्टार्स को ड्रेस करते हैं और इवेंट स्टेज करते हैं। ये उनके लिए एक वैश्विक इमेज निवेश होता है, न कि सिर्फ फेस्टिवल स्पॉन्सरशिप। फेस्टिवल के दौरान 4 से 5,000 पत्रकार और 1,000 से ज्यादा मीडिया आउटलेट्स लगातार कवरेज देते हैं। किसी भी फिल्म के कान प्रीमियर से उसकी ग्लोबल सेल वैल्यू बढ़ जाती है। प्रेस वैधता की वजह से कान में प्रीमियर की गई फिल्म गैर कान लॉन्च की तुलना में कई मिलियन अधिक में बिक सकती है। So Cannes Film Festival, let's say, has become big over the years, bigger and bigger. So if you take the festival, let's say, if it's a 20 million euro for the base of the festival, what it brings back to the city, the economy, is about 600 million euros. You've got partners, you've got sponsoring, you've got official dinners, galas. It's become more and more business. People have realized that the film market is very big with 15,000 people. फ्रांस कान को फंड और सपोर्ट करता है क्योंकि ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं बल्कि फ्रेंच सिनेमा का वैश्विक मंच और सांस्कृतिक कूटनीति का जरिया है। ये फ्रांस को वर्ल्ड सिनेफिलिया का केंद्र भी बनाता है। कान फिल्म फेस्टिवल महज रेड कार्पेट और सेलिब्रिटी का उत्सव नहीं है। ये अरबों डॉलर के फिल्म ट्रेड, लग्जरी ब्रांड्स, मीडिया कवरेज और सांस्कृतिक कूटनीति का एक बड़ा आर्थिक इंजन है। ब्यूरो इनपुट के साथ मुनमुन भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, कान।